हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य जिनसेन जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों को त्याग करके सभी नववर्ण मुखर मंत्र पढ़ लें। हम्म, तो हमारा श्रुत ज्ञान का प्रकरण चल रहा था। श्रुत मतलब जो द्वादशांग ज्ञान है वो क्या है, क्या कहते हैं उसे, उसमें क्या क्या वर्णन है, ये सब जानकारी हम ले रहे थे। अभी जो वर्णन है वो अंग बाह्य श्रुत का है ना। अभी तक पढ़ा था अंग प्रविष्ट। अंग प्रविष्ट और बाह्य प्रविष्ट मतलब एक जैसे सर्कल के अंदर की चीज को हम प्रविष्ट कह देंगे और बाहर की चीज को बाह्य, बाहर होना है ना। एक सर्टेन लिमिट के अंदर और सर्टेन लिमिट के बाहर। तो अंग प्रविष्ट जो द्वादशांग पढ़ा हमने वो अंग प्रविष्ट कहलाता है। और कुछ जो गाथाएं हैं या कह लीजिए अक्षर है, संख्या है ना, तो वो अंग बाह्य में इंक्लूड किया है। तो वो इतनी कम है कि वो अपने आप में एक पूरा पद भी नहीं कहलाती है ना। पद में हमने 16 करोड़ अक्षर देखे थे और इसमें टोटल 8 करोड़ समथिंग है। तो इसलिए इसको एक कंप्लीट पद ना होने के कारण बाहर रखा है। ठीक, इसके भेद बता रहे हैं। 14 भेद हैं इसमें। अंग बाह्य शुद्ध सामायिक आदि के भेद से 14 प्रकार का है। सामायिक आदि है ना, तो 14 प्रकार में सामायिक पहला है। यह प्रकीर्णक श्रुत कहलाता है। ठीक, इसके जो 14 भाग हैं उनको प्रकीर्ण, 14 प्रकीर्ण है इसके। इसका प्रमाण मतलब इसका जो लेंथ है, प्रमाण पद की संख्या से ग्रहण करना चाहिए। कितना बड़ा है ये, तो इसकी संख्या से लेना चाहिए। अंग बाह्य श्रुत ज्ञान के समस्त अक्षरों का संग्रह 8 करोड़ 1 लाख 8 हजार 175 प्रमाण है। तो इतने सारे अक्षर इसमें, अनरिपीटेड अक्षर इसमें है। इसके समस्त पदों का जोड़ 1 करोड़ 13 हजार 521 पद तथा शेष 7 अक्षर प्रमाण है। यहाँ पर पद जो होंगे वो मध्यम पद ना होके, जो 3 तरह के पद लिए थे ना हमने, तो वैसा इसमें मध्यम पद ना लेके बाकी जो दूसरा प्रमाण पद है ना, प्रमाण की संख्या से ग्रहण करना है। ऊपर हमें एक बार बताया भी था, 8 अक्षरों वाले को प्रमाण पद कहते हैं। ठीक, इसलिए यहाँ पर सबको जोड़ दिया तो 1 करोड़ 13 हजार 521 पद और 7 अक्षर। और इसके समस्त श्लोकों की संख्या 25 लाख 3 हजार 380 और शेष 15 अक्षर प्रमाण है। उन्हीं के श्लोक बना दिए जाएं तो 25 लाख श्लोक बनेंगे। उन 14 प्रकीर्णकों में पहला सामायिक नाम का प्रकीर्णक है। ठीक है, तो ये मत समझिएगा कि ये जानकारी जो है ये गणधर से नहीं आ रही है, ये भी हमें गणधर से ही मिल रही है। ठीक, यह प्रकीर्णक जो है, सामायिक प्रकीर्णक जो है, शत्रु मित्र तथा सुख दुख आदि में राग देश का परित्याग कर समता भाव का वर्णन करने वाला है। ठीक है, कि समता कैसे रखें, हर तरह की डिटेल समता से रिलेटेड, सामायिक से रिलेटेड इसमें मिलेगी। दूसरा है जिनस्तव नाम का प्रकीर्ण, जिसमें 24 तीर्थंकरों का स्तवन किया गया है। 24 तीर्थंकरों का एक साथ, किसी को अलग समझ के नहीं, सबको एक साथ मानकर कि 24 के 24 किसी भी
अवसर्पिणी उत्सर्पिणी काल में जितने भी तीर्थंकर हैं सबको एक साथ लेकर उनका स्तवन करना, स्तुति करना, वो जिन स्तव नाम के प्रकीर्णक में बताया है। तीसरा है वंदना नाम का प्रकीर्णक, जिसमें वंदना करने योग्य पंच परमेष्ठी आदि की वंदना की विधि बतलाई गई है। तो स्तवन होता है सबका एक साथ ग्रुप में, है ना, और वंदना किसी एक की। तो जैसे महावीर भगवान का है, आदिनाथ भगवान, तो किसी एक को लेके उनकी वंदना करना। चाहे इसमें फिर जिनालय भी हो गए, जैसे नंदीश्वर द्वीप की वंदना। तो ऐसा कुछ भी वंदना करने योग्य, ठीक, पंच परमेष्ठी आदि की वंदना की विधि बतलाई गई है। फिर प्रतिक्रमण नाम का चौथा प्रकीर्णक, द्रव्य क्षेत्र काल आदि में किए पाप को शुद्ध करने वाले प्रतिक्रमण का कथन करता है ना। प्रतिक्रमण से सभी को मालूम है क्या है प्रतिक्रमण। वैनयिक नाम का पांचवा प्रकीर्णक, वैनयिक मतलब विनय, विनय को बताने वाला। वैनयिक नाम का पांचवा प्रकीर्णक दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय और उपचार विनय के भेद से 5 प्रकार की विनय का कथन करता है। तो किसकी विनय करना, कैसे करना, क्यों करना, है ना, तो ये सारी जानकारी हमें यहाँ पर मिलती है। कृति कर्म नाम का छठा प्रकीर्णक सामायिक के समय 4 शिरोन्नति मन वचन काय आदि, मन वचन काय से आदि अंत में 2 दंडवत नमस्कार और 12 आवर्त करना चाहिए। तो मतलब कि इसकी पूरी प्रोसेस क्या है सामायिक की। कृति कर्म मतलब कैसे करना, करने की विधि। तो इसमें सिर्फ सामायिक ही नहीं, और भी दर्शन विधि, सारी विधियां इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है ना। इस प्रकार कृति कर्म की उत्तम विधि का वर्णन करता है, करने योग्य कर्म की उत्तम विधि का वर्णन करता है। दश वैकालिक नाम का सातवां प्रकीर्णक मुनियों की गोचरी आदि वृत्तियों के ग्रहण करने आदि का वर्णन करता है। दश वैकालिक तो काल से रिलेटेड, किस समय भोजन ग्रहण करना, कौन सा करना, है ना, जैसे वर्षा काल में क्या लेना क्या नहीं लेना, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। तो मुनियों से रिलेटेड, लेकिन उनकी वृत्तियां, वृत्तियां मतलब प्रवृत्ति, है ना, उनको क्या करना, क्या ग्रहण करना क्या नहीं करना आदि। आठवां उत्तराध्ययन नाम का प्रकीर्णक महावीर भगवान के निर्माण गमन संबंधी कथन करता है। और कुछ नहीं, इसमें महावीर भगवान का जब निर्वाण हुआ उस समय से रिलेटेड जानकारी देता है ना। तो कितना इंटरेस्टिंग रहा होगा ये जानकारी पढ़ना, या जो आचार्यों ने एटलीस्ट इन श्रुत को पढ़ा सुना, है ना, तो कितना उनकी नॉलेज अलग ही तरह की विशुद्धि रहती होगी। फिर है कल्प व्यवहार नामक नौवा प्रकीर्णक, तपस्वियों के योग्य विधि का तथा नहीं करने योग्य कार्य के हो जाने पर उनकी प्रायश्चित विधि का वर्णन करता है। कल्प व्यवहार मतलब करने योग्य व्यवहार क्या है, ये भी मुनियों से तपस्वियों से रिलेटेड है। उनकी करने योग्य विधि क्या है और क्या नहीं है, और उसमें कोई गलती हो जाए तो प्रायश्चित कैसे करें, ठीक। फिर कल्प अकल्प, कल्प मतलब योग्य और अकल्प मतलब अयोग्य। भूमिका आत्रेस किया। चारू चाची ने, चारू फिर सातवें सातवें और नौवे में क्या फर्क है, जिसमें मुनियों की गोचरी का वर्णन है और फिर नौवे में उनका कैसे करते हैं मुनियों की हाँ, तपस्वी हो, तो उसमें हाँ। क्या डिफरेंस है? तो सातवें में मेनली क्या है, समय से रिलेटेड काल है ना, तो किस काल में क्या करना, ठीक। और जो नौवा है उसमें उनके योग्य क्या विधियां हैं, क्या करना चाहिए, और ओवरऑल, ठीक है ना। वो उधर जो सातवां है उसमें सिर्फ काल से रिलेटेड उनकी क्या वृत्ति होनी चाहिए उससे रिलेटेड बताया है, और कल्प व्यवहार में उनको योग्य क्या है। ये गोचरी का मतलब आहार से है ना सर? हाँ 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 हाँ, आहार से। गोचरी वर्ड अपने में ज्यादा यूज नहीं करते, ये गोचरी। जो मुंहपटी साधु हाँ होते हैं हाँ, उनके लिए वही गोचरी यूज गोचरी। करते हैं। हम्म, गोचरी के लिए आए हैं, मैं आहार नहीं, ग्रहण। पूरे हम लोग सभी करते हैं सर, आप लोग मुंहपत्ती नहीं खाली, हाँ सब जन भोजरी बोलते हैं वहाँ सब ठीक ठीक, आहार देने को। गॉट इट। तो सातवें में आप कह रहे हो कि सिर्फ आहार चर्या के बारे में है और नौवे में उनकी पूरी विधियों के बारे में है, ऐसा? हाँ नहीं, ऐसा नहीं है कि आहार के बारे में, सिर्फ काल से रिलेटेड, समय से रिलेटेड, किस समय क्या करना।
ठीक है, समय को ध्यान में रखते, समय की मुख्यता है। और कल्प व्यवहार नाम का जो 9वां है उसमें योग्यता के आधार पर क्या करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है। ठीक है, और गलती हो जाए तो प्रायश्चित कैसे करना। ठीक है ना। फिर कल्पाकल्प नामक 10वां प्रकीर्णक करने योग्य और न करने योग्य दोनों कार्यों का निरूपण करता है। तो यहाँ पर भी अपने को जानने में सेम ही आ रहा है, कल्प व्यवहार और कल्पाकल्प। तो इसमें थोड़ी और डिटेल होगी कि मुनियों की दीक्षा, उनकी आगे की साधना, वो सब चीजें भी डिटेल में इसमें बताई होंगी, है ना। महाकल्प में भी ऑलमोस्ट सेम है। 11वां प्रकीर्णक मुनि के द्रव्य क्षेत्र तथा काल के योग्य कार्य का उल्लेख करता है। ठीक, तो कहने का है कि जो ये तीनों है, कल्प व्यवहार, कल्पाकल्प, महाकल्प, ये सब क्या है, मुनियों के जानकारी से रिलेटेड है, मुनियों को कैसी चर्या करनी। पुंडरीक नाम का 12वां प्रकीर्णक दोनों गलत छिपाए देवों के उत्पाद का वर्णन करता है। देवों के उत्पाद मतलब देवों के जन्म से रिलेटेड, देवों का जन्म वैमानिक देवों की मुख्यता से यहाँ पर है। तो उनका जन्म से रिलेटेड कि वहां पर उनका जन्म क्यों होता है, किस कारण से होता है, क्या कार्य किए थे कि वैमानिक देवों में जन्म हुआ, है ना। तो ये सारी डिटेल जो है वो पुंडरीक नाम के 12वें प्रकीर्णक में। फिर महापुंडरीक, महापुंडरीक नाम का 13वां प्रकीर्णक देवियों के उत्पाद का। तो उसमें देवियों के, देवियां किस कारण से पैदा होती हैं, बनती हैं, क्या किया है तो देवी बनेंगे। तो ये सारा निरूपण जो है वो महापुंडरीक में। ठीक, और निषद्ध नाम का 14वां प्रकीर्ण प्रायश्चित विधि का उत्तम वर्णन करता है। उसमें सिर्फ प्रायश्चित की विधि, किस पाप कर्म से या किस प्रमाद की वजह से कुछ कार्य किया तो उसका क्या प्रायश्चित होगा, कौन प्रायश्चित दे सकता है, किसके लिए, किस लिमिट का, सारी डिटेल प्रायश्चित से रिलेटेड। ठीक, इस प्रकार यह अंग बाह्य श्रुत ज्ञान का विस्तार कहा। तो अभी तक क्या चल रहा था, ये सारा का सारा श्रुत ज्ञान का विस्तार, डिटेल, है ना। श्रुत मतलब जो सुनकर ज्ञान हो वैसा। ठीक, समस्त श्रुत के अक्षरों का प्रमाण, अब यहाँ पर ये संख्या लिखी हुई है, 1 8 4 4 6 7 4 4 0 7 3 7 0 9 5 5 1 6 1 और 5 अर्थात इट्स अ वेरी लॉन्ग नंबर। हाँ पूर्णिमा जी। ये ऊपर वाले अपन ने अंग प्रविष्ट वाले करे थे क्या, और ये नीचे अब ये अंग बाह्य के आप शुरू होंगे? करेक्ट, अंग नहीं, अंग बाह्य के हमने अभी जो पढ़े हैं 14 ये पढ़ लिए। हाँ हाँ, ये 14 हो गए। तो ये हाँ, अंग उसके किसके, और अंग 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 प्रविष्ट का कौन सा बाह्य फिर? के और प्रविष्ट के 12 अंग जो हमने पढ़े थे ना पहले। हाँ अच्छा, इसके पहले वाला जो है। 12 अंग पढ़े थे अभी तक। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो ये संख्या क्या बनी, 1,84,467 कोड़ा कोड़ी, करोड़ में करोड़ को मल्टीप्लाई करो तो कोड़ा कोड़ी, 44,07,370 करोड़ 95,51,615 है। इतनी बड़ी ये संख्या समस्त श्रुत के अक्षरों का प्रमाण बता दिया, है ना। अपन तो बोलने में भी नहीं आ पा रहा है जल्दी से। तो इतनी इतनी ज्यादा अक्षर पूरे द्वादशांग में है। और ये ज्ञान आ, क्या मुहूर्त, एक मुहूर्त में ट्रांसफर, अंतर मुहूर्त में ट्रांसफर हो जाता है। यह शुद्ध ज्ञान शुद्ध ज्ञानावरण कर्म के क्षय उपशम से होता है, मति ज्ञान पूर्वक होता है, परोक्ष है और अनंत पदार्थों को विषय करने वाला है। ठीक है, तो श्रुत ज्ञान के बारे में सारी जानकारी दी थी। श्रुत ज्ञान क्या होगा, शुद्ध ज्ञानावरण जो कर्म है उसके क्षयोपशम से, क्षयोपशम मतलब उस गुण का जितनी देर के लिए वो आवरण दबा होगा, कर्म का प्रभाव कम होगा, उतना उतना श्रुत ज्ञान होगा। ठीक, और क्या होगा, ये मति ज्ञान पूर्वक होता है। पहले मति ज्ञान होता है, फिर शुद्ध ज्ञान होता है। तो मति ज्ञान जो इंद्रियों की सहायता से, तो हम कोई ज्ञान सुन भी रहे हैं तो कानों से पहले सुन रहे हैं, तो कान क्या होगा, इंद्रियां, है ना। तो मति ज्ञान पूर्वक होता है। परोक्ष है मतलब कि डायरेक्ट नहीं है, हम सब चीज क्या है विजुअलाइज कर रहे हैं, राइट।
और अनंत पदार्थों को विषय करने वाला है। अनंत पदार्थ की बात करें क्योंकि अनंत अनंत इंफॉर्मेशन इसके अंदर है। 5 इंद्रियों तथा मन से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान जो भी बुद्धि का विषय है वो सारा क्या है? मति ज्ञान। यह मति ज्ञान अनेक प्रकार का है एवं परोक्ष है। अनेक प्रकार का जो आगे बताएंगे इसके प्रकार, और परोक्ष है, ये भी श्रुत ज्ञान की तरह से परोक्ष है। ठीक, तो जो अवधि ज्ञान होता है, मन पर्य ज्ञान है, ये प्रत्यक्ष माना जाता है, और ये दो परोक्ष, क्योंकि ये इंद्रियों की सहायता से होते हैं। ठीक, यदि पदार्थों के सानिध्य में होता है तो साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष भी कहलाता है। सामने कोई पदार्थ है और उसको हमने जाना तो वह साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष भी कहलाता है, मतलब कि व्यवहार से उसे प्रत्यक्ष कह देते हैं। यह मति ज्ञानावरण कर्म के चयोपशम की अपेक्षा रखता है। इसमें भी मति ज्ञानावरण भी तभी होगा जब ज्ञानावरण कर्म की का चयोपशम होगा। ठीक, चारू जैजलिन, ये पदार्थ के सानिध्य में होता है, क्या मतलब हुआ? हाँ, पदार्थों के सानिध्य में होता है, मतलब पदार्थ सामने है, ठीक है ना, जिसको जान रहे हैं तो प्रत्यक्ष भी, व्यवहार से प्रत्यक्ष कह सकते हैं। वैसे इसका जो नेचर है उसको हम परोक्ष कहते हैं। अच्छा, ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू। इसके 4 भेद बताए: अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। अपन को समझता नहीं है कि हम कितना नॉलेज एकदम से हमें मिलता है, राइट। मतलब एक प्रोसेस है किसी भी नॉलेज को गेन करने का। हम सोचते हैं कि हम सारा टाइम नॉलेज तो मिल रही है, हम किसी चीज को देखते हैं तो देखते साथ ही हमारे अंदर और विचार, धारणाएं शुरू हो जाती हैं, राइट। तो वो एक पूरा स्टेप बाय स्टेप चलता है, तब जाके मति ज्ञान कंप्लीट होता है। तो अवग्रह क्या है? पहली बार किसी चीज को देखना, आभास करना, ठीक है, जो अभी क्लियर नहीं है, कुछ है बस इतना, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? अवग्रह। ठीक है, अभी उसके बारे में कुछ और नहीं समझा। ठीक, तो चारू, ये बाह्य वाला ज्यादा समझ आ रहा है, जो अंतर वाला था वो कम समझ आ रहा था। नहीं नहीं नहीं, अभी वो तो खत्म हो गया। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, ये बाह्य वाला जो आ रहा है ये ज्यादा समझ आ रहा है, क्योंकि हाँ सुनी हुई चीजें है ना बहुत। हाँ हाँ हाँ, बाह्य वाला भी एक्चुअली खत्म हो गया, वही मैं बताना चाह रही हूँ। अब हम ओ मति अच्छा, ज्ञान पर आ गए हैं। अच्छा, अभी ये श्रुत ज्ञान वो ज्ञान शुरू हो खत्म गया। हो गया। हाँ, अब हम मति ज्ञान ज्ञान वगैरह, पर ठीक है, ठीक है, यस। ठीक ठीक है, तो अवग्रह हो गया किसी चीज का आभास होना कि कुछ है, दैट्स इट, है ना। तो ये चीज क्लियर समझ में दिखाई दे गया तो कुछ है, क्या है वो क्लियर दिख गया तो भी एक बार को अवग्रह ही कहलाएगा, जब तक कि हमारी वो धारणा में न आ जाए। फिर यह क्या है कि हम उसमें सोचें, राइट, कि क्या विचारना, कुछ भी क्वेश्चन आ जाना, राइट। जैसे ब्राउन कोई चीज देखी तो ब्राउन क्या है ये, है ना। फिर उस पर दिमाग लगाना, सोचना, तो वो ईहा, क्वेश्चन करना। ठीक, फिर अवाय। एक बार फिर से बताइए, दोबारा बताइए, अवग्रह, हाँ, हाँ, सॉरी। अवग्रह क्या होता है कि कुछ है बस इतना, फीलिंग में आना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम इवन हम लाइक कंप्यूटर भी देख रहे हैं, राइट, या कुछ लिखा हुआ है, स्क्रीन सफेद है, काली है, कुछ ये स्क्रीन है कि नहीं है, ये तो हम ये कहना ही हमें अ, मतलब हम बहुत बड़े डिसीजन लेने के बाद ये बोलते हैं कि ये कंप्यूटर है। समझ रहे हैं आप? हमने उससे पहले क्या देखा? एक बॉक्स टाइप की चीज देखी, उससे भी पहले क्या देखा? कुछ रखा हुआ देखा, है ना, ठोस है। बहुत सारी चीजें हमने डिसाइड करी, तब जाके हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि ये कंप्यूटर है, या एक मेज है, या एक बुक है। समझ रहे हैं आप? हम इतना इजी लेते हैं अपनी इन सारी चीजों को, जबकि इसके पीछे दिमाग प्रोसेस करता है बहुत सारा। ठीक है, तो वो प्रोसेस बता रहे हैं कि मति ज्ञान के 4 भाग होते हैं, 4 स्टेप्स रहते हैं, तब जाके हमें कोई चीज का मति ज्ञान होता है। ठीक है, तो अवग्रह में क्या होता है? सिर्फ ये आइडिया लगता है कुछ है, वो इतना शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए है कि हमें
वो रियलाइज भी नहीं होता, ठीक है ना। अवग्रह, ईहा, हम क्वेश्चन फिर दिमाग में आता है, और ये सब कुछ बाय डिफॉल्ट होता रहता है, हर समय होता है, हर एक चीज के लिए होता है, ठीक है ना। हम आंखों से, कान से, हाथों से जो भी कुछ देख रहे हैं, जान रहे हैं, सब चीज पर यह अप्लाई होता है, ठीक। तो अवग्रह में ये आया कि कुछ है, फिर ईहा में क्या है, ये क्वेश्चन अपने आप से आएगा अंदर से। फिर अवाय में, जो ईहा में क्वेश्चन आया था, राइट, तरह तरह की हमने आइटम्स एकदम से डिसीजन लेने शुरू कर दिए, राइट, कि ऐसा दिख रहा है, ऐसा तो एक कंप्यूटर होता है, नहीं नहीं ऐसा तो एक बॉक्स भी हो सकता है, ठीक है ना। इस तरह की चीजें हम दिमाग में ला रहे हैं। तो अवाय में क्या हुआ, हमने एक निर्णय पर पहुंचे कि हाँ नहीं नहीं, ये जो चीजें हैं ना, ये मेरी इस चीज से मैच हो रही हैं, तो ये क्या है, ये कंप्यूटर ही है ना। तो ये अवाय मतलब हमने डिसीजन ले लिया। और धारणा कि हाँ कंप्यूटर ऐसा ही होता है, तो ये धारणा उसका आगे भी हमारे एक सब कॉन्शियस में कह लीजिए या कॉन्शियस में क्लियर हो जाना, धारणा, ठीक है ना। तब जाके ये मति ज्ञान पूरा हो गया। अब हम उस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करेंगे, ये कंप्यूटर को मैं कैसे यूज करूं, ये मेरे को क्या हेल्प कर सकता है, इसको किसने बनाया होगा, इसका पर्पस बनाने का क्या रहा होगा, ये सारा विषय क्या हो जाएगा, ये श्रुत ज्ञान का विषय हो जाएगा। मति ज्ञान में हमने क्या किया, सिर्फ ये डिसीजन ले लिया कि ये एक कंप्यूटर है। कैसे ले लिया, इसके कलर को देखकर, इसके पर्पस को देखकर, इसकी शेप को देखकर, ये सारे डिसीजन हमारे अपने आप से अंदर में होते रहे, है ना। और इतनी क्विकली होते हैं कि हमें ये हर टाइम चल रहा है ये याद भी नहीं रहता, समझ में भी नहीं आता, है ना। तो हो गए 4 भेद हाँ ज्ञान के। हाँ, मतलब अवग्रह मतलब जो अपने को पहले दिखाई दिया हाँ, वो अवग्रह हुआ, और फिर उसके ऊपर ने ऊपर क्वेश्चन करना चालू किया अपने मन में, राइट, तो जैसे वो इया हो स्काई, गया। हाँ हाँ स्काई में आपने कभी देखा हो कि कुछ लाइट, रात के टाइम लाइट में हाँ होता दिख रहा है, राइट। हाँ हाँ। आपको दिखा बस, अभी कुछ हम्म, नहीं आपने सोचा, राइट, हम्म, तब जो वो दिखा वो अवग्रह। फिर हाँ, आपके अंदर क्वेश्चन और आया क्वेश्चन आने लगे क्या? दिमाग में। है हाँ ना, तो है क्या, तो इहा। फिर हाँ, आपने इया हो गया। सोचा कि ये अब आए मतलब मूव फिर कर रहा है, क्वेश्चन पे अपन से डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं फिर। अब हाँ हाँ तो ये मतलब ये मूव हुआ। कर रहा है, इसमें अब आए लाइट मतलब हाँ, भी है, तो ये एयरप्लेन हो सकता है। मतलब अपन कोशिश कर रहे हैं क्वेश्चंस की, और फिर उसके बाद जो डिसीजन हो गया वो धारणा हो गई। करेक्ट, जो ओके, डिसीजन हुआ थैंक यू। वो अवाय है। और जो वो कि हाँ ये एरोप्लेन ही है, एरोप्लेन ऐसा होता है, ऐसा अच्छा, धारणा में बैठा लेना, ठीक है ना, पक्का हो गया, विश्वास हो गया पक्का मतलब। हो जाना। हाँ थैंक यू। सिंपल, जल्दी समझ में आ जाती है। हाँ, तो देखा आपने कि कितना सब कुछ हम, कितना माइंड हमारा कितना कुछ कार्य करता है, मति ज्ञान, और ये हमें आचार्य बता रहे हैं। तो आचार्यों ने भी इस चीज को बहुत ध्यान से, सूक्ष्मता से समझा, मति ज्ञान कैसे कार्य करता है। अभी तो और डिटेल अपन देखेंगे तो और सरप्राइजिंग होगा कि कितनी नॉलेज, मतलब सिर्फ धर्म मोक्ष से रिलेटेड नहीं, मोक्ष कैसे पाना है उसके लिए ज्ञान चाहिए, तो ज्ञान किस तरह से वर्क करता है, वो सारी डिटेल भी हमें दी गई, ठीक। अब क्या कह रहे हैं, अवग्रह आदि, आदि मतलब अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, इन चारों को आदि करके एक साथ बता दिया। अवग्रह आदि चारों भेद 5 इंद्रिय और मन, इन 6 के द्वारा होते हैं, करेक्ट। अभी बताया ही था, राइट, कि मति ज्ञान क्या है, इंद्रिय और मन से होता है, तो 6 ये हो गई चीजें, 5 इंद्रिय और मन यानी कि 6, राइट। और 4 मति ज्ञान के प्रकार हैं, तो 6 चौक 24, इसलिए 4 में 6 का गुना करने से मति ज्ञान के 24 भेद हुए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे चक्षु अवग्रह, कर्ण अवग्रह, है ना, जिस चीज से जो कार्य हो रहा है उससे हम उसमें लगाते जाएंगे, ठीक। 24 भेद होते हैं। इन 24 भेदों में शब्द, गंध, रस और स्पर्श से होने वाले व्यंजना वगैरह के 4 भेद मिलाने से मति ज्ञान के 28 भेद हो जाते हैं। और इन 28 भेद में अवग्रह आदि 4 मूल भेद मिला देने से 32 भेद हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा और डिटेल दे दिया क्या, कि जो मति ज्ञान है वो 2 प्रकार का और रहता है, व्यंजन
और अर्थ। ठीक, व्यंजन मतलब होता है जो बहुत क्लियर ना हो। ठीक है, व्यंजन मतलब बहुत लाइक क्या कहेंगे, धुंधलापन जिसमें रहे, अव्यक्त। ठीक है, जो प्रॉपरली पता न चल रहा हो। ठीक है, तो व्यंजन और अर्थ। अर्थ मतलब यहाँ पर क्या लेंगे, अर्थ मतलब मीनिंग नहीं होगा यहाँ पर, अर्थ मतलब जो क्लियरली पता चल सकने की क्षमता हो जिसमें। ठीक, तो व्यंजन और अर्थ। ठीक, तो व्यंजन अवग्रह के 4 भेद, व्यंजन अवग्रह, व्यंजन ईहा, व्यंजन अवाय, व्यंजन धारणा। तो 4 भेद और मिलाने से 28 भेद हो जाते हैं, और इन 28 भेदों में अवग्रह आदि 4 मूल भेद मिला देने से 32 भेद हो जाते हैं। तो व्यंजन अवग्रह के 4 भेद मिलाने से 28 भेद हो जाते हैं। इसको और सिंपल वे में हम समझ सकते हैं, आगे थोड़ा सा देखते हैं फिर करते हैं। 4 कौन से मिक्स करे तुमने 28 के बाद? हाँ, 28 के बाद इन्होंने 8 को मिक्स, 28 और 32 है ना। हाँ, तो 28 भेद में अवग्रह आदि 4 मूल भेद, ये अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। तो व्यंजन अवग्रह के 4 भेद मिलाने से, 4 भेद कौन से मिलाए, शब्द, गंध, रस और स्पर्श। व्यंजन में 6 इंद्रियां, 6 की 6 इंद्रियां नहीं काम करती। व्यंजन में चक्षु और मन नहीं होता। ठीक है, अगर हम डिटेल में पढ़े ना इसको तत्वार सूत्र में, या फिर हम जैन तत्व विद्या में जब पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें बताने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। हाँ, रीटा जी। व्यंजन को क्या बताया आपने, क्या फर्क है व्यंजन में? हाँ, एक बार रीटा आंटी का क्वेश्चन ले लें, उन्होंने हाथ रेज किया। हाँ जय जिनेन्द्र चारू जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि हम मति श्रुत ज्ञान के बारे में अभी जो पढ़ रहे हैं ना, तो 32 भेद मति ज्ञान के जो है वो पंचेंद्रिय जीव के लिए ही होते हैं क्योंकि मति श्रुत तो एकेंद्रिय जीव को भी होता है ना? मति श्रुत एक इंद्रिय के लिए भी होता है। हाँ, ये यहाँ पर 5 इंद्रिय से मतलब पंच इंद्रिय जीव नहीं है। यहाँ पर 5 इंद्रिय से मतलब 5 प्रकार की इंद्रियां। तो उसमें मतलब जीव की अपेक्षा से नहीं है, ये इंद्रियों की अपेक्षा से बता रहे हैं। ठीक है ना, तो हाँ जो एक इंद्रिय जीव है उसको एक के थ्रू होगा सब, मतलब यहाँ पर भेद प्रभेद बता रहे हैं, मैक्सिमम कितने भेद हो सकते हैं। अच्छा, ठीक है ना। हाँ, ओ, तो जो स्पर्शन वाला भेद है वो एक इंद्रिय के नहीं होगा, है ना। जो रस वाला है वो भी नहीं होगा, गंध भी नहीं होगा, शब्द भी नहीं होगा, उसके पास सिर्फ एक नहीं सॉरी स्पर्श होगा, बाकी नहीं होंगे, है ना। तो इस हाँ तरह तो से मैक्सिमम बता रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, हाँ, अच्छा, तो मनुष्य को ही होता है ना मैक्सिमम, तो 32 भेद। संगी पंचेंद्रिय में सभी आ जाएंगे, इवन तिर्यंच भी आएंगे, देव भी आ हाँ जाएंगे। हाँ, हाँ देव की भी, है ना। हाँ, ओके, थैंक यू। जी, पूर्णिमा जी आप जो पूछ रहे थे व्यंजन क्या है, व्यंजन मतलब, व्यंजन और अर्थ में क्या अंतर बताया आपने? हाँ, व्यंजन है होता है यहाँ पर अव्यक्त, मतलब कि जिसको बताया ना जा सके, जैसे कि कुछ है तो लेकिन क्या है ये नहीं पता। ठीक है, उसको एक्सप्लेन भी ना किया जा सके। ठीक है, तो वो व्यंजन, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं, कभी आपने नोटिस किया हो कि कुछ आवाज आ रही है लेकिन क्या है नहीं पता। मेक सेंस। तो ऐसा नहीं है कि वहां कुछ है नहीं, हाँ, वहां यस, कुछ है लेकिन क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं, पता नहीं कर पा अगर रहा वो पर क्लियर क्लियर में नहीं क्या है है। वो व्यंजन कहलाता है, व्यंजन अवग्रह। अच्छा, अच्छा। ठीक है, और अर्थ? अर्थ में जब वो क्लियर होता है, ठीक है, तो वो ओके, अर्थ कहलाता है। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो इसको आगे देख लेंगे, इसके 32 भेद जो बताए ना, जो इसका जब हम तत्वार सूत्र की डिटेल पढ़ते हैं तो दूसरे तरीके से बताते हैं। 6, चारू, इसमें मेरे को लगता है तत्वार से मंजूषा में होगा ये। हाँ हो सकता है, हाँ उसमें देख सकते हैं। 6 टाइम्स 4 है ना 24, और आगे अभी 12 भेद और बता रहे हैं तो वो भी देख लेते हैं। ठीक, इस प्रकार 24, 28 और 32 भेद हो जाते हैं।
तो आप इसको भी मन में रखिएगा। 24, 28 और 32 के भेद से मति ज्ञान के भेदों की प्रारंभ में 3 राशियां होती हैं। उनमें क्रम से बहु, बहुविध, क्षिप्र, अनिसृत, अनुक्त और ध्रुव, इन 6 पदार्थों का गुणा करने पर 144, 168 और 192 भेद होते हैं। जबकि हम लोग क्या करते हैं, 6 टाइम्स 4 टाइम्स 12 है, ठीक है। तो हम उस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो 12 कैसे अभी बता रहे हैं, ठीक। तो अब क्या बता रहे हैं, ज्ञान किस चीज का होता है जब होता है, तो वो पदार्थ कैसे होते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में बता रहे हैं कि पदार्थ जो हम ये ईहा अवग्रह, ईहा अवाय और धारणा, जो ये ज्ञान हो रहा है, वो किस तरह के पदार्थों का होता है, ठीक है। तो पदार्थ को कैटेगराइज कर दिया, ठीक है। तो बहु, बहु से यहाँ पर मतलब कि एक से अधिक, बहुत होता ना, बहुत बोलते हैं बहुत सारे, है ना। तो बहु मतलब बहुत सारे, तो बहुत सारे चीजों को एक साथ जानना, जैसे कि, और बहु में और बहुविध में अभी डिफरेंस बताएंगे। बहु में एक जैसी बहुत सारी, ठीक है। तो एक जैसी बहुत सारी, जैसे बहुत सारे पेड़, बहुत सारे लोग, बहुत सारे अनाज, गेहूं का ढेर लगा है, तो उसको क्या कहेंगे, बहु, है ना। बहु को हमने अब देखा, गेहूं का ढेर था, उसको हमने देखा, फिर उसमें अवग्रह, ईहा अवाय धारणा लगा दिया, ठीक है ना। और फिर कैसे देखा, चक्षु से देखा कि छू कर देखा, तो वो चीज लगा दी। तो इस तरह से मत ज्ञान के भेद प्रभेद बनते हैं, ठीक है। फिर कहते हैं बहुविध। बहुविध मतलब बहुत सारी तरह की चीजें, बहुत सारी और बहुत सारी तरह की चीजें। जैसे पेड़ हैं, जैसे बहुत सारी तरह के पेड़ हैं, वहाँ आम के भी हैं, नीम के भी हैं, ऐसे बहुत सारे और बहुत तरह के, ठीक है। तो बहुविध। फिर है क्षिप्र। क्षिप्र मतलब बहुत तेज। कभी हमने, किसी ने बहुत एकदम से सेंटेंस बोल जाते हैं बहुत जोर से, तेजी से, है ना। या कोई ट्रेन आपके सामने से बहुत तेजी से निकली, फिर भी आपने ये देख लिया कि ये ट्रेन गई है, राइट। कभी कोई बहुत तेजी से कोई फ्लैश, एकदम से लाइट फ्लैश हो जाए, समझ में ही नहीं आए कि क्या हुआ, है ना। तो वो क्लियर नहीं कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर क्षिप्र मतलब क्या है, तेजी से होना लेकिन फिर भी जानने में आ जाना, ठीक है। तो ये क्षिप्र हो गया। तो तीव्रता से कोई चीज गई, उसको भी जान लेना। अनिसृत। अनिसृत मतलब कि पूरी तरह से न बताना, मतलब एक्सप्लेन हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी पता चल जाना, बिना बताए पता चल जाना, ठीक है। और अनुक्त मतलब यहाँ पर नेक्स्ट जो है, वो अभी जिसके बारे में बताया भी नहीं गया और उसकी जानकारी हो जाना। जैसे कई बार हमारी ऐसी सेटिंग बैठ जाती है ना, किसी के बिहेवियर को हम इतने अच्छे से जानते हैं कि अभी वो नेक्स्ट क्या कहने वाले हैं वो भी हम जान लेते हैं, राइट। उसके बिहेवियर से, उसके हाव भाव से हम अनुमान लगा लेते हैं कि नेक्स्ट क्या कहने वाला है। अनउक्त मतलब अभी कहा नहीं गया, फिर भी जान लेना, तो वो अनुक्त। और ध्रुव मतलब कि जैसा है वैसा, फिक्स्ड। जैसे कि इवन घर है, जैसे, तो घर है तो घर है वहां पर, राइट। या पर्वत है, जो फिक्स्ड चीजें हैं उनको जान लेना, ठीक है। मूव नहीं करें, उनको जान लेना। तो ये बहुत सारी चीजें जानना, बहुत तरह की चीजें जानना, जल्दी जल्दी वाली चीजों को भी जान लेना, बिना बताया तो भी जान लेना, ये सब क्या है, ये विशुद्धि का अच्छा मतलब जो ज्ञान होता है, उसके ये 6 भेद बता दिए, 6 तरीके से जानना। इन्हीं का ऑपोजिट अगर हम लगाएं, तो बहु में मतलब बहुत सारी, और कोई बहुत सारी चीजों को भी इजीली जान पा रहा है, और कोई एक को भी मुश्किल से जान पाता है, राइट। तो बहु का ऑपोजिट एक, बहुविध का ऑपोजिट एक विध, क्षिप्र का उल्टा हो गया स्लो जाना, है ना। तो इस तरह से अक्षिप्र हो गया।
अब अनिश्रित क्या था कि पूरी तरह से नहीं बताया फिर भी पूरे को जान लेना, और निश्रित हो गया कि नहीं पूरा पता चलेगा तभी जानेंगे। जैसे कि पानी में लेट से आपको हाथी की सूंड दिखाई दे रही है, ठीक है, सूंड खाली देखकर आपको पता चल गया पानी में हाथी है, तो इसको क्या कहेंगे, अनिश्रित, राइट, कि अभी पूरी तरह से प्रकट नहीं हुआ था लेकिन फिर भी जान लिया, ठीक। लेकिन किसी किसी का दिमाग ऐसा हो सकता है कि जब तक वो हाथी पूरी तरह बाहर नहीं आ जाए तब तक नहीं जानेंगे, तो उसको क्या कहेंगे, अनिश्रित, ओ सॉरी निश्रित, राइट, जब तक पूरा बाहर ना आ जाए। ऐसे ही अनुक्त का उल्टा उक्त, और ध्रुव का अध्रुव, राइट, जैसे जो चंचल चीजें होती हैं उनको जानना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, राइट, तो वो चीज अध्रुव में आ जाएगा। जो मूव करती रहे उसका यही नहीं पता चल रहा कि यहाँ अभी यहाँ थी अभी यहाँ नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम इनके टोटल करें, मल्टीप्लाई करें, तो कितना बैठेगा, 24 टाइम 12, हाँ, तो 6 इंद्रियां, राइट, 5 इंद्रियां और एक मन, 6 हो गया, टाइम्स 4 जो ज्ञान के प्रकार हैं, राइट, और उसमें मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये 288 भेद बन जाते हैं, ठीक। अब इसमें कहाँ पहुंचे हम? यदि बहु आदि 6 तथा इनसे विपरीत एक आदि 6, इन 12 भेदों का उक्त 3 राशियों में क्रम से गुणा किया जाए तो 288, 336 और 384 भेद होते हैं। तो अब इनको जो हमारे भेद निकले उनमें व्यंजन और अर्थ और लगा दें तो हमारे टोटल 384 भेद हो जाते हैं। यहाँ पर 300 कितने भेद होंगे यहाँ पर, हाँ 336, मति ज्ञान के टोटल कितने भेद होते हैं, 336, ठीक है। तो इसको अपन और थोड़ा डिफरेंट तरीके से जब जैन तत्व विद्या पढ़ेंगे तब समझ लेंगे। अभी हमें सिर्फ ये जानना था कि ये है क्या, मति ज्ञान होता क्या है, ठीक है ना। मति ज्ञान कितनी प्रकार का है, किनको हम किस कैटेगरी में जानते हैं, ठीक है ना, और व्यंजन और अर्थ, ये चीजें हमने जान ली, ठीक। मति ज्ञान के ये विकल्प मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम में भेद होने से प्रकट होते हैं। जिसको जिस तरह का जितना मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम होगा उसका नॉलेज उतना ही ज्यादा या कम होगा, ठीक। तथा सम्यक दृष्टि जीवों के होते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया, मति ज्ञान। अगर ये कुमति ज्ञान होता तो मिथ्या दृष्टि जीव का ज्ञान जो है उसको कुमति ज्ञान कहते हैं। हालांकि जानना यही सब कुछ है, लेकिन क्योंकि वह ज्ञान अपने मोक्ष मार्ग में काम नहीं आ रहा है इसलिए कुमति ज्ञान, राइट। और वही काम ज्ञान अगर मोक्ष में काम आने लगे तो वही मति ज्ञान हो जाएगा, तो इसलिए वो सम्यक दृष्टि जीव के हो गया, ठीक है ना। तो इससे ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, ये नहीं है कि मति ज्ञान का कुछ और विषय बन जाएगा, ऐसा नहीं। अक्षर सब कुछ सेम रहेंगे, सब कुछ सेम है, सिर्फ अभिप्राय बदलने से, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि कहने से हम मति ज्ञान और कुमति ज्ञान का डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है ना। जैसे एक फूल है, हम एक फूल को अपने सजाने में भी यूज कर सकते हैं और एक फूल को हम भगवान की पूजा में भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे ही ज्ञान हम संसार बढ़ाने के लिए भी यूज कर सकते हैं और संसार घटाने के लिए भी। तो जो ज्ञान हमने संसार घटाने के लिए यूज किया वो मति ज्ञान, और जो संसार बढ़ाने के लिए यूज किया वो कुमति ज्ञान, है ना। अवधि ज्ञानावरण कर्म, अब यहाँ पर अवधि ज्ञानावरण पर आ गए। अभी हमने, अच्छा सॉरी ये लाइन रह गई, मिथ्या दृष्टि जीवों का मति ज्ञान कुमति ज्ञान कहलाता है, ठीक है। तो कुमति ज्ञान हो गया। अब है अवधि ज्ञानावरण। अवधि ज्ञानावरण सबको थोड़ी बहुत जानकारी होगी, राइट। अवधि ज्ञान किसे कहते हैं, अवधि ज्ञान जो रूपी पदार्थों के, जो रूपी पदार्थों के
प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को जान ले, है ना। किसी भी व्यक्ति के द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार पर उसके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जाने, वो अवधि ज्ञान। और अवधि मतलब एक अवधि तक जाने तब होगा ना। हाँ, तो उसकी अवधि हर एक की विशुद्धि पर डिपेंड करती है। ऐसे नहीं हाँ। कह सकते कि ये इतना जानेगा, हर एक का अलग अलग हो सकता है। ठीक है। अवधि ज्ञानावरण हमने जब देवों के बारे में पढ़ा था, हाँ तब पढ़ा था। है ना, नारकियों के बारे में, तो हम्म, देवों की अलग अलग प्रकार के देवों का अवधि ज्ञान जो है अलग अलग हो सकता है ना। तो इसी तरह से जो तपश्चरण करते हैं साधु लोग हैं, तो ये विशुद्धि के बल पर मिलता है। ठीक है। तो अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से जीव में शुद्धि होने पर देशावधि, परमावधि और सर्वावधि, इन 3 प्रकार का अवधि ज्ञान होता है। देशावधि ज्ञान मतलब जो लिमिटेड नॉलेज कह सकते हैं जैसा। और ये जो देशावधि ज्ञान है वो मनुष्य, नारकी, देव और तिर्यंच सबको हो सकता है। लेकिन जो सर्वावधि और परमावधि, ये ज्ञान जो है वो सिर्फ मुनियों के होता है और तपश्चरण से ही प्राप्त होता है। ठीक है। तो इसलिए इसको परम अवधि या सर्वावधि मतलब बहुत सूक्ष्म हो जाता है। ये देशावधि के कंपैरेटिवली ये सूक्ष्म हो जाता है। ठीक। यह अवधि ज्ञान देश प्रत्यक्ष है तथा पुद्गल द्रव्य को विषय करता है। हाँ, भूमिका क्वेश्चन। चारू, जो जाति स्मरण होता है हम्म। वो क्या देशावधि में काउंट होता है? नहीं, जाति स्मरण जो है वो मति ज्ञान का विषय है। मति ज्ञान में स्मृति होता है ना। तो स्मृति है बेसिकली, किसी किसी की मेमोरी इतनी शार्प रहती है कि उसको पिछला अपना पूर्व भव याद रहता है, या किसी व्यक्ति विशेष को या जगह विशेष को देखकर उसको पिछला याद आ जाता है ना। जैसे अपन भी एक कोई मूवी देखते हैं, राइट, और बहुत टाइम बाद कोई मूवी दोबारा देखते हैं, तो हमें वो याद आ जाती है ना कि अरे हाँ, ये सीन तो याद आ रहा है, देखा हुआ सा है ना। हाँ। तो इसी तरह से जाति स्मरण पर भी लगाना, तो वो मति ज्ञान का विषय है। ठीक है। अवधि ज्ञान में पूर्व मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों का। ठीक है। और किसी भी रूपी पदार्थ का देख सकते हैं। ठीक है। जैसे वीडियो चला के किसी के लिए भी देख सकते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि जाति स्मरण तो हम अपना खुद का कर सकते हैं, राइट, हम दूसरे के लिए नहीं। तो इस हाँ। तरह से अवधि ज्ञान दूसरे के लिए भी देख सकते हैं। चारू, पर मेरे ख्याल ये अवधि ज्ञान की लिमिटेशन होती है ना कि कहाँ तक देख सकते हैं, या हाँ, बिल्कुल होती है। अवधि ज्ञान एक लिमिट तक ही देख सकते हैं, जैसे किसी को कुछ भवों तक, किसी को ज्यादा भवों तक, है ना, इतने भव तक देख सकते हैं। तो एक लिमिट है, इसलिए अवधि है ना। हाँ, तो जिसकी जितनी ज्यादा विशुद्धि होगी, ज्ञान का शुभशम होगा, उसको उतना ज्यादा अवधि ज्ञान हो सकता है। चारू, एक बार प्लीज ये बताओगी दोबारा से, देशावधि, सर्वावधि और परमावधि क्या फर्क है? हाँ, परमावधि और सर्वावधि जो है वो बड़े ज्ञानी तपस्वी साधुओं को ही हो सकता है। अच्छा। ठीक है। और जिसमें कि जिसका कि एरिया बहुत बड़ा है, हम्म। मतलब इवन लोक में काफी ज्यादा एरिया को देख सकते हैं। लेकिन देशावधि इज वेरी लिमिटेड, मतलब ओके। इसमें जो नॉर्मल अवधि ज्ञान है वो देशावधि ज्ञान है, और अच्छा। जो तपश्चरण से होता है वो सर्वावधि और परमावधि। ओके। ओके, थैंक यू। ठीक है। तो ये थोड़ा सा बताया अवधि ज्ञान के बारे में। यह अवधि ज्ञान देश प्रत्यक्ष है, मतलब कि पार्शल। देश मतलब पार्शल, प्रत्यक्ष मतलब क्योंकि ये इंद्रियों से नहीं हो रहा इसलिए इसको प्रत्यक्ष बोला। अगर ये इंद्रियों से होता तो परोक्ष, है ना। तो इसलिए देश प्रत्यक्ष है तथा पुद्गल द्रव्य को विषय करता है, रूपी, है ना। अरूपी को ये नहीं देख सकता, तो सोल को नहीं देख सकता। ठीक है। तो पुद्गल को ही देख सकता है। ठीक। अब बता रहे हैं मन पर्याय ज्ञान भी देश प्रत्यक्ष ही है ना। पूरी तरह से
वह भी प्रत्यक्ष नहीं है, उसकी भी कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन अवधि ज्ञान से तो बेटर है, लेकिन अभी भी केवल ज्ञान से कम है ना। तो मन पर्याय ज्ञान के भेद बताए, विपुलमति और ऋजुमति। विपुलमति और ऋजुमति में क्या भेद है? इस पहली बात तो मन पर्याय में क्या है, मन के विषय को जानता है, मन में किस तरह के विचार चल रहे हैं, है ना, तो उन विचारों को। फिर विपुलमति और ऋजुमति से दो भेद बता दिए। विपुलमति मतलब विपुलमति जो है ऋजुमति से ज्यादा सूक्ष्म कह सकते हैं, ज्यादा पावरफुल है। तो क्या डिफरेंस है कि जो अभी नहीं लिए, मन में विचार नहीं भी आए, तो उनको भी विपुलमति जान लेगा। या ये कहिए कि कोई पर्पसली झूठ बोल रहा है, राइट, या अपनी पूरी बात नहीं बताना चाह रहा है, या अंदर ही अंदर कुछ क्रिएट कर रहा है, राइट, झूठ सच क्रिएट कर रहा है, तो विपुलमति उसके उन भावों को भी पकड़ लेगा। ऋजुमति थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा। ठीक है, तो इसमें इतना ही जानना अपने लिए। और क्या है, यह अवधि ज्ञान की अपेक्षा सूक्ष्म पदार्थ को विषय करता है। ठीक है, तो अपना समय हो गया, एक्चुअली ऑलमोस्ट हो गया ये वाला विषय। इसके बाद हम आगे का जो भरत चक्रवर्ती वाला विषय है वो शुरू होगा हमारा। ठीक है, जो उनका बाहुबली के साथ द्वेष हुआ या जो युद्ध हुए, वो सब की जानकारी अगले चैप्टर्स में शुरू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक के किसी को कोई क्वेश्चन? ये ध्रुव का मीनिंग क्या होता है? ध्रुव का ध्रुव मतलब फिक्स्ड, जैसे हम बोलते हैं ना ध्रुव तारा होता है ना, जैसे नॉर्थ पोल है ना, नॉर्थ स्टार, तो वैसा जो फिक्स है, जैसे पर्वत आदि, है ना। और जो अध्रुव है मतलब जो बहुत ही मूवेबल है, जैसे बिजली, है ना, अभी है अभी नहीं है। थैंक यू सो मच। और ऋजुमति क्या हुई? विपुलमति ऋजुमति तो सूक्ष्म जान लेना बताया। विपुलमति सूक्ष्मता को भी जानता है और ऋजुमति मन के विषय को जानता है, पूरी तरह से जानता है, मतलब ये हुआ। विपुलमति पूरी तरह से जानता है, सूक्ष्मता से जो अभी ख्याल नहीं भी आया उसको भी जान लेगा कि तुम ये विचार करने वाले हो। ठीक है ना, ऋजुमति जो विचार हो चुके हैं उनको जानेगा। सॉरी, मैं थोड़ी ज्यादा पूछूं। मैं No असली problem. में ज्ञानावर्णी का उसके उसमें करते ना, व्रत में 24 इतने 51 उनके खमासना करते ना, उसमें ही सब आते हैं, इसलिए पूछ रही थी। नहीं, सॉरी, काफी डिटेल अपने को आएगी जैन तत्विद्या में। हाँ, इसमें काफी चीज आ रही है। मेरे को समझ में नहीं आती थी, मैं खमासना देती थी पर मैं समझ में नहीं आता था अर्थ उनके। जी, थैंक यू। ठीक है, जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा वहे सो पावे सुख चैन। नौबान। चलिए, कल हम जैन तत्विद्या पढ़ेंगे। हाँ, थैंक यू आपको। मैं जो चाहती थी वो मेरे को आपसे मिल गया आज। और कब से सोचती थी मैं 20 पूरे उनके वो 20 उपास कर फास्ट रखती हूँ, 20 वो सब, पर अर्थ नहीं समझती थी। थैंक यू वेरी मच। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी को।